नमस्ते। मैं मृणाल शेखर आज आप सबों के समक्ष एक ज्वलंत विषय को लेकर हाजिर हूं और आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोगों से जुड़ रहा हूं उसकी प्रेरणा हाल के कुछ घटनाक्रम से मुझे मिली है। कोरोना काल में बहुत सारे अधिकारी भी कोरोना से युद्ध लड़ने के दौरान संक्रमित हो गए और संक्रमण के बाद उन अधिकारियों ने अपना इलाज यहाँ के सरकारी अस्पताल में नहीं कराया, बल्कि इसको छोड़कर वो निजी अस्पतालों की शरण में चले गए, जबकि वो खुद उस जिला के जिलाधिकारी, कमिश्नर आदि बड़े बड़े पदों को संभालते हैं और उनके नेतृत्व में जिला और कमिश्नरी चलता है। और यदि देखा जाए तो उनके क्षेत्र की अस्पताल की व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी ही है। तो कहीं न कहीं उन अधिकारियों को भी पता था कि अस्पताल की व्यवस्था क्या है, या क्यों नहीं उन्होंने अपना इलाज ऐसे ही अस्पताल में कराया। यदि वो ऐसा करते तो एक आदर्श स्थिति होती, आम लोगों को यह संदेश जाता। ऐसी व्यवस्था जो उनके इलाज के लिए उपयुक्त नहीं है या वो इतने बेहतर व्यवस्था में जीने के आदी हो गए हैं, ये चीजें हैं जो आम लोगों के जहन में सवाल खड़े करती है। और मेरे मन में भी जब ये बातें आई तो मुझे लगा कि जो वर्तमान में इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, जो भारत का ब्यूरोक्रेसी है, उस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। इसको लेकर मैंने दुनिया के जो अलग अलग देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, उन देशों की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में मैंने थोड़ा अध्ययन किया, अपने मित्रों की सहायता ली और आपके समक्ष इन मुद्दों को लेकर मैं आज आपके बीच हाजिर हूं। उम्मीद है आपको ये बातें जब आप अध्ययन करेंगे तुलनात्मक तौर पर इंडियन ब्यूरोक्रेसी की और दुनिया के अन्य देशों की ब्यूरोक्रेसी की, तो आपको लगेगा कि इतनी असमानता है। कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं। कुछ दिनों पहले मैंने देखा सोशल मीडिया पर और मीडिया में कि गोड्डा की डीएम किरण कुमार जी ने अपने बच्चे को गोड्डा के सदर अस्पताल में जन्म दिया। यह सिंबॉलिक भी हो सकता है, पर इससे लोगों में सरकार के प्रति एवं उसकी व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़ता है। वहां के आम जनजीवन में यह विश्वास पैदा हुआ कि यदि जिलाधिकारी महोदया ने अपने बच्चे को सरकारी अस्पताल में जन्म दिया तो हमें भी, जो एक आम धारणा है कि सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं होते, तो आज अस्पतालों की स्थिति और व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है, यह आम लोगों में एक विश्वास पैदा कर। एक फेसबुक पोस्ट कल मैंने पढ़ा जो जनप्रतिनिधियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में लिखा। मैं निजी तौर पर बिल्कुल ही इसका समर्थन करता हूं और जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशनल, वो होना ही चाहिए, ये मेरा विचार है। हालांकि इसके विपरीत भी कई उदाहरण हैं। जैसे तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री कामराज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने तमिलनाडु में उद्योगों को स्थापित किया। शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम कामराज ने किया उतना शायद अभी तक तमिलनाडु के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। मेरा हमेशा से मानना है कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर योग्यता लाती है और यह सत्य है कि एक शिक्षित व्यक्ति किसी काम को एक अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में बेहतर कर सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान का इस्तेमाल राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए करेगा, यह जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें एक निरक्षर व्यक्ति ने समाज और राष्ट्र के लिए वो कर दिखाया जो बहुत शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति कभी करने का सोच भी नहीं सकता। और यह हमारा इतिहास रहा है। बहुत सारे ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं, इंटेलेक्चुअल हैं,
जिनको जो करना चाहिए वो नहीं करते। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता था, महादेव के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना उसने ही की थी। पर ऐसे व्यक्ति को भी जब अपनी शक्ति एवं ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो वो व्यक्ति भी अधर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। इस कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी की। इंडियन ब्यूरोक्रेसी में राम भी हैं और रावण भी हैं। दोनों ज्ञानी और दोनों के पास असीमित शक्तियां हैं, पर जिसमें सेवा का भाव वो राम, और जो अहंकारी जिसमें अहंकार वो रावण। इंडियन ब्यूरोक्रेसी जिसके बारे में पूरी दुनिया बोलती है, दुनिया के जो दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि दे आर वेटरन इन मेकिंग प्लान बट एपरेटिस इन इम्प्लीमेंटेशन। मतलब भारतीय नौकरशाह दुनिया में प्लान बनाने के लिए फेमस है, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन और उत्कृष्ट प्लान बनाना कोई यदि सीखना हो तो इनसे सीखे। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो ये लोग फिसड्डी साबित होने लगते हैं। लोक सेवा कब नौकरशाही में तब्दील हुई और नौकरशाही कब अफसरशाही में बदली इसका पता भी नहीं चला। सेवा की भावना तो लगभग विलुप्त हो चुकी है, अब बस शाही बची है। जब मैं भारतीय नौकरशाही की तुलना अन्य देशों से करके देखता हूं तो भारतीय नौकरशाही की कुछ विशेषताएं आपके समक्ष में रखता हूं। उसमें पहली विशेषता है वीआईपी कल्चर। सुप्रीम कोर्ट के तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद इन लोगों से वीआईपी कल्चर छूटता नहीं। सड़क पर चलते हुए आपको गाड़ियां मिल जाएगी जिस पर लिखा होगा जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, भू अर्जन पदाधिकारी, बिहार सरकार, भारत सरकार, इनकम टैक्स अधिकारी, सेल टैक्स अधिकारी। अपने गाड़ियों पर अपने पद का नाम लिखकर ये क्या संदेश देना चाहते हैं? जबकि विदेशों में, खासकर अमेरिका और यूरोप जो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, ऐसे देशों में आपको कभी भी कोई ऐसी गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी जिस पर गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ न्यूयॉर्क या अन्य ऐसी चीजें, कोई अधिकारी का कोई बोर्ड लगा हुआ आपको दिख जाए। दूसरी जो विशेषता है भारतीय नौकरशाहों की वो उनका अहंकार। एक सामान्य नागरिक भी कभी किसी अधिकारी से मिलने की सोच भी नहीं सकता, और सोचता है सोचने के पहले 100 बार सोचना पड़ता है। शायद आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। क्या मजाल कि आप कोई सामान्य व्यक्ति कोई बड़े अधिकारियों के पास सीधा जाकर अच्छे से मतलब बेखौफ होकर, बेहिचक होकर चला जाए, बात कर पाए। अभी लॉकडाउन के दौरान जब एक होमगार्ड के जवान ने एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, कृषि पदाधिकारी की गाड़ी को रोक दिया तो साहब को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उस जवान के कान पकड़कर उठ बैठ कराए सबों के बीच। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो हैं जो मीडिया के किसी भाई ने, कई बार ऐसा होता है जब मीडिया के कोई भाई यदि किसी उच्च अधिकारी से, कोई आईएएस से पूछ ले तो वो तू तड़क करके बात करने लगते हैं। कई बार बहुत से ऑडियो ऐसे लीक हुए हैं, रिलीज हुए हैं जिसमें अधिकारी लोगों को एफआईआर करने की धमकी देते हैं। मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, मैं तुम्हारे ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। ये अहंकार ही नहीं, ये अहंकारी तो है। अहंकार इतना है कि मीडिया जो आज समाज का चौथा स्तंभ है, वहां पर कोई प्रश्न कर ले, मीडिया का कोई आदमी, कोई सिपाही इनकी गाड़ी रोक ले, कोई गरीब आदमी इनके चैम्बर में घुस जाए तो वो आग बबूला हो जाते हैं। कई बार ऐसी प्रतिक्रियाएं दे बैठते हैं जैसे ये नौकरशाह नहीं होकर के ये मालिक हो। और अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, कोई प्रश्न पूछ लेता है तो ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। पर विदेशों में ऐसी स्थिति नहीं।
वहां पर पत्रकार डोनाल्ड ट्रंप से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर किसी अधिकारी से किसी व्यक्ति को मिलना है तो उसके लिए एक साधारण सी प्रक्रिया है, अपॉइंटमेंट ले लिया जाता है। अपॉइंटमेंट के लिए आप कॉल कर लीजिए और आपको जितना समय मिलता है अपॉइंटमेंट उतने के लिए उतना समय वो अधिकारी उस व्यक्ति के लिए ब्लॉक कर देता है और वो वेट करता है। तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है नौकरशाही की, वो है इनएफिशिएंसी। विदेशों में इंजीनियरिंग और मेडिकल करने के बाद लोग सरकारी सेवाओं को ज्वाइन सामान्यतः नहीं करते हैं। वहां के लोग बहुत आश्चर्य करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि भारत के लोग, भारत के युवा आईआईटी, आईआईएम और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त कर जो निकलते हैं वो सरकारी सेवाओं को ज्वाइन करते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं और देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं से निकले हुए बच्चे, मतलब देश के जो सबसे मेधावी बच्चे सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होते हैं। उसके बावजूद भी हमारी ब्यूरोक्रेसी अपनी इनएफिशिएंसी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसका भी एक विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्या है कि लोग बड़ी प्राइवेट कंपनियों की नौकरी को छोड़कर सिविल सर्विसेज में आते हैं। एक आईआईटी से पास कंप्यूटर इंजीनियर जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख महीना जरूर होती है, जो 5 साल में 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाते हैं, जबकि एक आईएएस अफसर की तनख्वाह 80,000 से शुरू होकर 5 वर्षों में 1.25 लाख तक पहुंचती है। तो फिर कोई एक बेहतर तनख्वाह की नौकरी छोड़कर कम तनख्वाह की नौकरी क्यों करना चाहता है? कुछ लोग कहेंगे कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा तो आप इंजीनियर या डॉक्टर रहकर भी कर सकते हैं, पर अधिकारी ही क्यों बनना, आईएएस क्यों बनना, आईपीएस क्यों बनना? इसके पीछे की सच्चाई है पद के साथ आने वाली असीमित शक्तियों की इच्छा। और लॉर्ड स्टन कहते हैं पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। चौथी बात, स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट का डिबेट। कल तक एक व्यक्ति खनन सेक्रेटरी था, आज उनका ट्रांसफर करके हेल्थ सेक्रेटरी बना दिया जाता है। वही व्यक्ति एग्रीकल्चर सेक्रेटरी होता है, वही व्यक्ति स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बन जाता है, वही व्यक्ति रोड सेक्रेटरी बनता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये खनन सेक्रेटरी महोदय को एक दिन में ही स्वास्थ्य की सारी बारीकियां समझ में आ जाती? जो स्वास्थ्य सेक्रेटरी महोदय हैं वही फिर रोड सेक्रेटरी बनते हैं, क्या उनको रोड के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त होती? तो एक ही आईएएस ऑफिसर को इतनी जानकारी क्या हकीकत में रहती है? शिक्षा में बेहतर सुधार के लिए क्या एक शिक्षाविद को शिक्षा का सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए? यदि कोई बेहतर अच्छा किसान है जो किसानी के गुण को जानता है, क्या उनको कृषि का सेक्रेटरी नहीं बनाना चाहिए? स्पोर्ट्स का सेक्रेटरी क्या एक अच्छे स्पोर्ट्समैन को नहीं होना चाहिए? रोड का सेक्रेटरी एक जो इंजीनियरिंग के जो अच्छे जानकार हैं, क्या उनको रोड का, जिनको रोड की जानकारी हो, उनको रोड सेक्रेटरी नहीं बनना चाहिए? तो ये विसंगतियां हैं जो ठीक होकर हम अपने राज्य को और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। जो क्षेत्र और समाज जितना कम विकसित है वहां पर नौकरशाह का उतना ही ज्यादा क्रेज है, क्योंकि जिस समाज ने औद्योगिकरण को देखा ही नहीं है, जिसने निजी कंपनियों से आने वाली संपन्नता को जाना ही नहीं है, जिस समाज ने नए आविष्कारों से आने वाली उन्नति को महसूस ही नहीं किया है, उसके लिए एक पद से आने वाली शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। पर इस परिस्थिति को बदला कैसे जाए? पूरी ब्यूरोक्रेसी में परिवर्तन की आवश्यकता है, रिफॉर्म करने की आवश्यकता है।
हम लोगों ने तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित एक शोषण की व्यवस्था को अपने देश में एक शासन की व्यवस्था के तौर पर लागू कर दिया है। मौजूदा नौकरशाही को पूर्ण रूप से खत्म करके एक नई व्यवस्था जो अधिकार से ज्यादा कर्तव्य पर आधारित, उसके सृजन करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक समाज के तौर पर हमें अपने हीरो को सावधानी से चुनना होगा। किसी व्यक्ति की पहचान उसके पद से नहीं, बल्कि उसके पद पर रहते हुए किए गए उसके अच्छे कार्यों से होनी चाहिए। शिक्षा किसी पद को पाने को लक्ष्य को लेकर नहीं, बल्कि समाज, राष्ट्र एवं मानवता के उत्थान के लक्ष्य को साध कर करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, मुझे लगा कि आज इस गंभीर विषय पर जरूर चर्चा होनी चाहिए और कुछ जानकारियों से आपको रूबरू करनी चाहिए। आज हमारे देश का जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं यह मांग करता हूं कि यह ब्यूरोक्रेसी परिवर्तित होनी चाहिए। राष्ट्र सेवा से, राष्ट्रभक्ति के साथ ओतप्रोत तौर पर यह ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, तभी हमारा समाज और राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा। और मैं समाज के ऐसे माँ पिताओं से, अभिभावकों से भी अपील करता हूं कि जो अपने बच्चे को शुरू से ही, हमारे यहाँ किंवदंती है कि लोग अपने बच्चे को आईएएस और आईपीएस बनाना चाहते हैं। आप जब देखेंगे क्या होगा, बड़ा होकर क्या बनना चाहोगे, तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा आईएएस और आईएएस और आईपीएस बने, ये अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ आईएएस और आईपीएस इस बात के लिए ना बने कि उसकी उस पद की हनक है, उस पद का रुतबा है, वह पद एक गुरूर का विषय है। यह ना होकर हर माँ पिता यह सोचे कि उसका बच्चा यदि उस पद पर जाता हो या किसी भी पद पर जाता तो उसका बच्चा बड़ा होकर इस राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए इसमें अपना एक अहम योगदान दे पाए, अपने परिवार के लिए चरित्र निर्माण के साथ साथ समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पाए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। आज समाज में ब्यूरोक्रेसी की क्या स्थिति है, उस पर मैंने आप सबों के समक्ष कुछ विषय रखे हैं। यदि आपको पसंद आए तो मुझे आप अवश्य सूचित करेंगे, जिससे मैं पुनः अगले विषय पर कुछ अध्ययन करके आप सबों के बीच रख पाऊं। आपने बहुत गंभीरता से मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपका बहुत आभार, बहुत अभिनंदन।